फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप देख रहे हैं योरपीडिया पे वेरियस लेक्चर्स ऑन योर अपकमिंग एग्जाम। प्रिलिमिनरी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके 22 एप्टीट्यूड टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स। उसमें एक टॉपिक है ग्रीन एनर्जी। आज का मेरा लेक्चर सोलर मिशन से रिलेटेड है। नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 3 ब्रीफ टॉपिक्स के ऊपर है। क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। जैसा आप जानते हैं योरपीडिया का सारा मॉड्यूल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप मैक्सिमम हाफ एन आवर का लेक्चर रहेगा टीचर का, जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, जो आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन को क्विकली करवा देगा। तो ये आपका ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम है, उसमें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी है और एक मेंस है। मेंस में आपका 850 मार्क्स है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं सारे का सारा। और योरपीडिया इसमें आपको बेस्ट मॉड्यूल आपको योरपीडिया ऑफर कर रहा है। इसमें आज का मेरा लेक्चर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक नंबर 10 है। सो बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट में आप 15 क्वेश्चन जरूर इसमें से सॉल्व कीजिएगा। ये टॉपिक है आज का ग्रीन एनर्जी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेके आई थी इसको, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, लेकिन आज भी रेलिवेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसी में कई पॉइंट्स को बाद में यूज़ किया। नेशनल सोलर मिशन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेके आई थी, बाद में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में भी उसको कंटिन्यू किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है रेडी टू सोलर अलायंस, अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप इसमें है। और ये आप सारे का सारा वीडियो देख रहे हैं प्रिलिमिनरी के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की सीरीज। तो ग्रीन एनर्जी एक टॉपिक है आपका जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें बहुत से सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और मेंटर्स ने आपको सब टॉपिक्स दिए हैं। ये सारे सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इन लेक्चर्स में, तो आप ये देखते रहें और इसको कंप्लीट करें बिफोर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? ये 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जून 30, 2008 में ये प्रोग्राम लाया गया था क्लाइमेट चेंज को बेसिकली एड्रेस करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, UNFCC, जो रियो डी जेनेरो जो 1991 में 1991 में रियो में एक समिट हुई थी जिसको अर्थ समिट बोलते हैं। उस अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्रिएट किया गया था, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करवाता है हर साल। और इंडिया क्योंकि ऑब्लाइज्ड है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, जो 2015 में हुआ था, कि हम नेशनली हम लोग कुछ क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। नेशनल एग्रीड बेसिकली जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं 2030 तक कंप्लीट करने हैं, उनको हम फुलफिल करने के डायरेक्शन में काम करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया भी बेसिकली ऑब्लाइज्ड है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान क्रिएट किया। नेशनल एक्शन प्लान के अंडर आपके ये 8 कोर मिशन हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था? 2008 में बना था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बना के उसको बनाया था। और उसके अंदर ये 8 आपके नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये 8 कोर मिशन है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। और नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, तो वाटर मिशन, सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया, ये 3 8 में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर इनमें से कौन सा नहीं आता या कौन सा आता है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। तो इसको फ्रेंड्स ये नाम याद रखने हैं आपने, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं। आज हम नेशनल सोलर मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रीफली मैं आपको सबके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल सोलर मिशन। आपको कुछ भी लिखना नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस याद करना है, डॉक्यूमेंट लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या है? इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, और जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा तो इकोलॉजी भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो बेसिकली बैलेंस बनना चाहिए डेवलपमेंट में और सस्टेनेबिलिटी में। इंडियन पॉपुलेशन जो वनरेबल है, जो गरीब लोग हैं वनरेबल है, जैसे गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड आता है, बाढ़ आती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, अगर अमेरिका में देखा जाए तो आप जानते हैं वहाँ पे आग लगी हुई है और वहाँ पे
एलए में बहुत से घरों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो रिच लोग हैं, वो सुपर रिच लोग हैं जिनके घरों को आग लग रही है। लेकिन इंडिया में जब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्लड आता है या बारिश होती है बहुत ज़्यादा, या आपकी गर्मी बहुत भयंकर होती है, तो उसमें गरीब आदमी को ट्रबल आता है। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, पुअर पीपल को क्या प्रॉब्लम उससे होगा, और क्या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें रखने हैं सो दैट हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस करें, जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वगैरह कैसे रखा जाए। तो ये नेशनल एक्शन प्लान है, क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से कंट्रोल करें और लोगों को कैसे उससे बचाएं। क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे? एक तो एनर्जी एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो यूज होनी है वो तो होनी है, जो कोयला हमने बर्न करना है वो तो बर्न ही है, लेकिन क्या उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करता हूं, अगर लकड़ी जला के आप खाना बना रहे हैं, या गांव में चले जाइए तो गोबर से बना हुआ उपला, उससे आप खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमें लकड़ी नहीं जलानी, हमें एलपीजी सिलेंडर यूज़ करना है। तो जब हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ करेंगे तो वही खाना बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, एलईडी यूज़ करो, तो आप इनकैंडेसेंट जो लाइट्स आप यूज़ करते थे वो ना यूज़ करो, एलईडी यूज़ करो, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सोलर एनर्जी यूज़ करो। तो बेसिकली क्या हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है, वाटर प्योरिफिकेशन, डीसैलिनेशन। अब जितना पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो कम होता जा रहा है, तो क्या डीसैलिनेशन इसको कर सकते हैं कि नहीं। डीसैलिनेशन एक बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट उसके लिए स्टेप होगा, एक इंपॉर्टेंट उसका वाटर स्केर्सिटी को खत्म करने की डायरेक्शन में होगा। हेल्थ, बेसिकली जो डिजीज आएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो प्रॉब्लम आएंगी उनका लोगों की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों की बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको क्या हम कैटर कर सकते हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का तीसरा इनिशिएटिव होगा। मेन प्रिंसिपल नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हमें बेसिकली जो डेवलपमेंट करना है फ्रेंड्स, वो इंक्लूसिव करना है। टर्म होती है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव मींस सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। गरीब आदमी कहीं डेवलपमेंट में पीछे ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि अंबानीज एंड अदानीज का ही डेवलपमेंट हो या बाकी रिच लोगों का ही डेवलपमेंट हो, उनके अगेंस्ट नहीं है हम लोग, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी का डेवलपमेंट हो। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। डेवलपमेंट विकास होता है, सबका मीन्स इंक्लूसिव। तो ये जो आपका इंक्लूसिव है इसका होता है सबका, विकास जो है वो है आपका डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये आप समझना चाहिए। नेशनल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन ऑब्जेक्टिव्स, और साथ में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाएं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम अडेप्ट करें, ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करे, और इनोवेशन के ऊपर फोकस रखें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम वॉलंटरी मैकेनिज्म्स थोड़े से बनाएं, लोगों को सेंसिटाइज करें। और बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी है ये सिविल सोसाइटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो। देखो, जब भी आप डेवलपमेंट से या आप सस्टेनेबिलिटी से इंडिविजुअल या लोगों को निकाल देते हैं तो उसका लॉस होता है। तो लोगों को, इंडिविजुअल्स को हम डेवलपमेंट में से निकाल नहीं सकते, हमें उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, उनको साथ में ऐड करना पड़ता है। यही नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन थीम है। फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन आएंगे प्रिलिमिनरी के लिए, जो एग्जाम के अंदर आएंगे, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड भी होंगे। न्यूमेरिकल या डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ छोटा मोटा डाटा हो सकता है कि साहब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था, आपके जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके अंडर कितने हेड्स आते हैं, ये आपका डाटा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसका मीनिंग क्या है। अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर मैंने आपको बताया 8 डोमेन्स हैं। हर एक डोमेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन नेशनल सोलर मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएसएम भी बोलते हैं इसको, नेशनल सोलर मिशन को। और ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है। और नॉट ओनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। और इसमें बहुत सी पॉलिसी सोलर पावर के ऊपर लाई गई हैं। जब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में नेशनल सोलर मिशन में टारगेट रखा गया, तो पहले टारगेट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया। बाद में मैंने आपको बताया कि इसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया, और इसका टारगेट 2022 में रखा गया 20 गीगावाट सोलर पावर हमें प्रोड्यूस करनी है। नॉर्मली इंडिया में जब टारगेट रखे जाते हैं तो अचीव होते नहीं हैं,
लेकिन इस केस में अचीव हुआ है और इस केस में हमने टाइम से पहले अचीव किया है। नॉट ओनली दैट, नया टारगेट हमने फिर 100 बेसिकली बाद में इसको अपस्केल कर दिया गया। ये हमने इसको आई थिंक यहाँ पे 2015 में हमने इसको टारगेट रखा था, इसको बाद में 100 गीगावाट तक इसको इंक्रीज कर दिया था। ये डाटा आपका 2022 नहीं है, ये मैं आपको करेक्ट करता हूँ, नीचे क्या डाटा है दोबारा से आएगा इसके अंदर। हाँ इसको हाँ नहीं ठीक है, 2022 तक अचीव करने की बात थी पुरानी गवर्नमेंट ने कि हमें इसको अचीव करना है, वही मैं आपको बता रहा था। इसको ध्यान से देखना, हमने पहले टारगेट रखा 2008 में कि हम 20 गीगावाट अचीव करेंगे 2022 तक, लेकिन हमने अचीव कर लिया 2015 में ही 100 गीगावाट। तो ऐसा कम होता है कि जो टारगेट हमने रखा हो हम उससे पहले और ज़्यादा अचीव कर जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। ओनली सोलर की फील्ड में हमने ऐसा किया है, इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि सोलर नेशनल सोलर मिशन के अंदर जो हमने टारगेट रखा था वो था कि 2022 तक हम 20 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 2015 तक हमने 100 गीगावाट अचीव कर लिया। और ये बेसिकली जो हमने ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 मेगावाट 2011 में थी, उसको हमने 2020 तक 31 अक्टूबर तक इतनी हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्रिएट कर ली। तो ये हमारे पास जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2020 तक हमारे पास है 36.32 गीगावाट। अब इसमें आप समझिए, इसमें ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है। ग्रिड्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी है तो आप वो ग्रिड के ऊपर सप्लाई कर देते हो। तो इतनी एडिशनल एनर्जी ग्रिड्स के साथ कनेक्ट की गई, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर प्लांट्स भी आपकी आती है। ग्रिड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पावर प्लांट के थ्रू भी आती है। लेकिन अगर सोचो कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, नॉर्मल पावर प्लांट हमारे एनटीपीसी वगैरह के पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट हैं, तो थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आई उनको हम ग्रिड्स में दे देते हैं और ग्रिड्स में आगे सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्कॉम कंपनीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं घरों में। अब ये जो हमारा सोलर में हमने पावर प्लांट लगाए बड़े बड़े, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी आई उसको भी ग्रिड में हमने डाल दिया, तो इतना हमारे पास 2020 तक ग्रिड में कैपेसिटी आई और हमने दी। तो 100 गीगावाट का टारगेट हम 2015 में ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सोलर का अचीव कर चुके हैं। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके नाउ यस, ये प्रोग्राम इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और मनमोहन सिंह जी ने इसको 2010 में स्टार्ट किया था, और ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंडर आता है, और टारगेट ये रखा गया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है कि नेशनल सोलर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ये पुरानी गवर्नमेंट ने 2010 में स्टार्ट किया था, और टारगेट था 2022 तक 20 गीगावाट प्रोड्यूस करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट प्रोड्यूस किया, जो 2015 यूनियन बजट में हमने इसको बोला था कि हम इसको अचीव करेंगे। सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी 5 टाइम्स इंक्रीज की गई है बिटवीन 14 से लेके 15-17 के बीच में। आप जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आया है, और उसके बाद ये उसका एक आउटपुट है, राइट। सो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2021 में 6.1 गीगावाट की थी, और गवर्नमेंट ने इसको ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा टारगेट 20 गीगावाट का अचीव करने का था उसको 100 गीगावाट बना दिया था हमने। और 2015 में जब ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि हम इस 20 गीगावाट को जो हमें 22 तक अचीव करना है एज पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम इस 20 गीगावाट की जगह 100 गीगावाट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, और ये बात की गई थी 2015 जुलाई में। अब इसको जो टारगेट था हमने ये मीट किया है, 2022 तक हमें बेसिकली 100 गीगावाट इसको अचीव करना था, जो हम अचीव कर भी पाए हैं। सो नाउ दिस इज स्मॉल इमेज फॉर यू, जिसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। लॉन्च 2010 में हुआ था, और 2022 तक हमें बेसिकली हमें अचीव करना था। ग्रिड पैरिटी का मतलब होता है कि 2022 तक जितना थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी आती है उतनी सोलर पावर प्लांट से भी एनर्जी आएगी, इसको पैरिटी बोलते हैं। तो 2030 तक हम ऐसा करना चाहते थे, सोलर एनर्जी का शेयर बढ़ाना चाहते हैं हम, R&D एफर्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, सोलर पैनल हम लगाना चाहते हैं और कॉस्ट उसके रिड्यूस करना चाहते हैं, सोलर वाटर हीटर सोलर हीटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं,
रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं और हम 2022 तक 20 गीगावाट अचीव करना चाहते हैं। तो इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो ये है जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। बस इसमें एक चीज याद रखना कि जो टारगेट हमने 20 गीगावाट का 2022 तक का रखा था पुरानी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको 100 गीगावाट का कर दिया था 2015 में कि हम 100 गीगावाट को अचीव करके दिखाएंगे। अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर मैंने आपको बताया 8 हेड्स आते हैं, उसमें सोलर मिशन भी है, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी दूसरा है, सस्टेनेबल हैबिटेट तीसरा है, ऐसे 8 हैं। अब हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। सो एनर्जी एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रेजिम्स, ये है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का नेशनल मिशन, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। सो हमें बेसिकली एनर्जी की बात नहीं करनी है, हमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात करनी है। और कैसे करेंगे उसको? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रेजिम को क्रिएट करके रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएंगे और पॉलिसीज सिस्टम अच्छे तरीके से बनाएंगे और हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। और ये 2011 से चल रहा है और इसके अंदर 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं: परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी ये दूसरा है, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म ये तीसरा है, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये चौथा है। मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ओनली एनर्जी की बात नहीं करके एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो इनोवेशन के साथ आ सकता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ आ सकता है और प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया उतना आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट होता है रहने की जगह। सो हमें बेसिकली एक सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड बनाने हैं जो डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को कंसर्न को भी देखे। सिटीज की डेवलपमेंट प्लान बनानी है जो बेसिकली इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करे, डेवलपमेंट का एक और सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस करे। और मोबिलिटी प्लान्स बनाने हैं कि अगर इंडिविजुअल जाता है, बड़े शहरों में जाता है, तो लॉन्ग टर्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका एफिशिएंट बने और कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से रहेगी, उसके बारे में इसको हमने बात की है। सस्टेनेबल हैबिटेट, दिल्ली सस्टेनेबल हैबिटेट नहीं है बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इंडिया के अंदर जो टिपिकल प्रॉब्लम है वो ये कि जब आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं तो गांव से लोग शहरों की तरफ जाने की ट्राई करते हैं, जब गांव से शहर में जाते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हैबिटेट नहीं है, सस्टेनेबल हैबिटेट नहीं है, तो लोगों को वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती और वहाँ पे सस्टेनेबल आपका सारे का सारा चीज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग एक जगह नहीं रह सकते, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी टोक्यो शहर में है और वहाँ लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स जो आपके हैबिटेट है, रहने की जगह हैं, क्या आपके वो सस्टेनेबल हैं, क्या वहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट का बैलेंस है, ये सारे का सारा मिशन उसी के ऊपर था। नेशनल वाटर मिशन, मैंने आपको बताया कि नेशनल सोलर मिशन और वाटर मिशन इंपॉर्टेंट है। तो हमें रिसोर्स मैनेजमेंट में वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना है, वेस्टेज को मिनिमम करना है और अलग अलग स्टेट्स को हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की देनी है कि हर स्टेट को वाटर मिले। नेशनल वाटर पॉलिसीज के अंदर हम वाटर का यूज एफिशिएंसी से करना चाहते हैं और 20% से हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाना, इसको हम लाने की ट्राई करते हैं और प्राइसिंग मैकेनिज्म इसमें लाने की ट्राई करते हैं, जो अगर वाटर आपको फ्री मिलेगा तो आप उसको वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर चार्ज रख दिया जाए तो आप उसको प्रॉपरली यूज करेंगे। बेसिकली वाटर नीड जो अर्बन एरियाज में हैं वो हम वाटर को रिसाइकल करके पूरी करें और जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पे वाटर को हम डीसैलाइन करके वाटर को बेसिकली डीसैलेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज करें ओशियन वाटर को। हम जानते हैं कि जो ओशियन या कोस्टल रीजन है वहां पे बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उस पानी को हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें डीसैलाइन उसको पहले करना पड़ता है और डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज को हमें यूज़ करना चाहिए। पानी को ढंग से यूज़ किया जाए इसलिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और हम बेसिकली एक डिफरेंशियल प्राइसिंग सिस्टम रख सकते हैं कि आप कितना पानी यूज़ करेंगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं। कुछ कैच वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो कैच वर्ड्स अगर आप यूज़ करें तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल वाटर मिशन में, उन ऑब्जेक्टिव्स को एक बार आप देख के चले जाइएगा। सो हमें वाटर डेटाबेस बनाना है पब्लिक डोमेन में और जिससे पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है वाटर रिसोर्स पे।
वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हमें सिटीजन और स्टेट एक्शन, देखो कोई भी अगर काम आपको कंजर्वेशन का करना है तो वो अकेले गवर्नमेंट या स्टेट एक्शन, स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट होता है, तो अकेले स्टेट एक्शन से वो नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मींस लोग, तो लोग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे उसमें तब तक उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। फोकस्ड अटेंशन एंड वनरेबल एरियाज को, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज को हमें पकड़ना पड़ेगा और वाटर यूज की एफिशिएंसी हमें 20% से बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि कितनी एफिशिएंसी से हम, कितना एफिशिएंसी हम बढ़ाना चाहते हैं वाटर मिशन का। उसी तरीके से नेशनल मिशन है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। आप जानते हैं हिमालयन यंगेस्ट माउंटेन है और हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के और फ्रेजाइल हैं, तो इनको सस्टेन करना, इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इंडिया में हिमालयन रेंजेस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो इंडिया के अंदर क्लाइमेट को मेंटेन करके रखते हैं। सो बेसिकली 4 टाइप का नेशनल कैपेसिटीज़ को हमें जनरेट करना है और जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसके लिए हमें ह्यूमन एंड नॉलेज कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटीज़, पॉलिसी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड सेल्फ लर्निंग एंड बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन काइंड, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। अगेन इवेंचुअली अगर तुम देखोगे तो मैन एंड उसके एनवायरनमेंट के बीच का जो लिंकेज है वही यहाँ पे यूज हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस कर सकते हैं, जैसे हिमालयन ग्लेशियर्स और हाइड्रोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस को हम देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हिमालयन इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज है सोसाइटीज़ के पास और हिमालयन इकोसिस्टम है। तो ग्लेशियर पे फोकस करो, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करो, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन पे फोकस करो और नॉलेज सोसाइटी जो है ट्रेडिशनल वहाँ पे उन पे फोकस करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो हिमालयन इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एक कैबिनेट कमेटी बनी थी जिसने नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया एक बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट की थी। और बेसिकली एक टर्म होती है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग टर्म होती है कि इकोसिस्टम को बेसिकली हम एनहांस करेंगे, इकोसिस्टम को मेंटेन करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज इन फॉरेस्ट एंड अदर इकोसिस्टम, मतलब कार्बन को हम सिंक करेंगे या तो फॉरेस्ट में या और इकोसिस्टम में, हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी को हम टेक केयर करेंगे और बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो प्रोविजंस हैं उन पे ऊपर फोकस करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज को लड़ने का एक तरीका है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज और वो उसको बोलते हैं ग्रीनिंग। ग्रीनिंग का मतलब होता है जितनी तुम वेजिटेशन लगाते चले जाओगे या ऐसा कोई भी काम आप करोगे जिसके थ्रू कार्बन को सिंक किया जा सके। आप जानते हैं इंडिया ने COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा था नेट कार्बन जीरो एमिशन का 2070 तक। अब वो नेट कार्बन जीरो एमिशन 2070 तक तभी पॉसिबल है अगर हम कार्बन को सिंक कर दें। अगर कार्बन को सिंक करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी आप लेके आए जिसमें कार्बन को सिंक किया जा सके। इसीलिए ग्रीन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के अंदर, क्योंकि एज असिस्टेंट इंजीनियर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ग्रीनिंग क्या है फ्रेंड्स, इसको समझ के चले जाना, इसको पढ़ के चले जाना, इसका मीनिंग होता क्या है। तो बेसिकली फॉरेस्ट क्रिएट करना ग्रीनिंग का एक एग्जाम्पल है और फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से सस्टेन करवाना हमें चाहिए। नेक्स्ट मिशन जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और ये भी आपका 2014-15 से चल रहा है। ये सारे के सारे जो मिशन है ये नेशनल एक्शन प्लान के अंडर आते हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया गया था 2008 में। और इसका एम है एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, सस्टेनेबल बनाना, रिम्यूनरेटिव बनाना और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना। कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर अभी भी इंडिया में बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम एग्रीकल्चरलिस्ट की इनकम बढ़ाएंगे, फार्मर्स की इनकम बढ़ाएंगे, तो अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिव अगर एग्रीकल्चर होगा, सस्टेनेबल होगा, रिन्यूमरेटिव होगा, मतलब पैसे भी मिलेंगे या अच्छी क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हैं, तो उसको हमें रेजिलिएंट बनाना है। सो बेसिकली जो फार्मिंग सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना है और उसको हमें सस्टेनेबल बनाना है। पानी को जो हम यूज़ करेंगे वो एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और रेन फेड टेक्नोलॉजीज को बेसिकली यूज़ करेंगे।
तो इसमें तीन टर्म्स आपने याद रखनी है फ्रेंड्स इस मिशन के अंदर। फार्म वाटर मैनेजमेंट, फार्म की एफिशिएंसी को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है कि सॉयल की हेल्थ को मैनेज करेंगे। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम भी इसमें स्टार्ट की गई थी फरवरी 2015 में, जो फार्मर्स को दी जाएगी और इंफॉर्मेशन होगा फार्मर्स को कि सॉयल का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उनकी सॉयल का, उसके हिसाब से आप किस तरीके से सॉयल को यूज कर सकते हैं, फर्टाइल सॉयल बना सकते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड उसको बोलते हैं। अब एक मिशन था स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज बेसिकली एक नॉलेज सिस्टम क्रिएट करता है जिसका ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 ऐसे थीमेटिक नॉलेज नेटवर्क क्रिएट किए गए थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रीजनल क्लाइमेट मॉडलिंग, अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, तो ऐसे 10 थीमेटिक नॉलेज नेटवर्क बनाए गए थे। फ्रेंड्स, आपको वही इसमें जो मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं उसमें वही ज़्यादा फोकस करना है जो मैंने लाल रंग से मार्क किया होता है और नीचे जो क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं, क्योंकि जो बाकी होता है ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको सारे को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको बस हेडिंग्स वगैरह जो लाल रंग से मैंने दिए होते हैं उनको देखना है। तो ये थे आपके 8 मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर जो 2008 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें नेशनल सोलर मिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इंडिया देखो सोलर की फील्ड में, सोलर हार्नेसिंग की फील्ड में इंडिया एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि हम इक्वेटर के पास हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से निकलता है और हम इक्वेटर के पास हैं, तो मतलब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली समर आता है, विंटर आता है, किसी जगह पे सोलर लाइट ज़्यादा है, किसी जगह पे सोलर लाइट कम है। तो इंडिया ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में जैसे सोलर एनर्जी तो हर जगह पे अगर नॉर्थ में नहीं तो साउथ में होगी, तो पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं तो है ही। तो क्या हम उसको हार्नेस कर सकते हैं? बहुत सी कंट्रीज इसमें साथ में आई और उसको इंटरनेशनल अलायंस बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं। और इसमें अलग अलग कंट्री जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रही हैं उनको साथ में लाया जाएगा। ये ज्वाइंट एफर्ट था इंडिया और फ्रांस का, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में था। इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल और वो 4 साल के लिए चूज किए जाते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंट जो हेड डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वो अजय माथुर हैं, लेकिन वो मार्च 2025 में रिटायर हो जाएंगे। अब अगर आपका एग्जाम प्रिलिमिनरी का मार्च के बाद होता है तो उस टाइम पे होंगे आशीष खन्ना। इसको ध्यान से याद कर लेना कि प्रेजेंटली जो हैं वो हैं अजय माथुर, लेकिन वो मार्च 2025 में चेंज हो जाएंगे और आशीष खन्ना नए डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बन जाएंगे। 4 प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? इन प्रायोरिटी एरिया का पर्पस है कि हम एक एनवायरनमेंट बनाएं सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्री के अंदर। और ये 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं कि एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्रामेटिक सपोर्ट एंड रेडीनेस एंड एनेबलिंग एक्टिविटीज। ये इसका मतलब है कि हम एनालिसिस करें और एडवोकेट करें कि हमें सोलर एनर्जी ही यूज करनी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर एक सपोर्ट सिस्टम दें जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको, और रेडीनेस लेवल प्रमोट करें लोगों को एक्वायर करने का, सोलर एनर्जी को यूज करने का। आज भी जब आप बोलते हैं कि साहब अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, तो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वही ठीक है, सोलर एनर्जी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली रेडीनेस लेवल हमें प्रमोट करना है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। अब आप जानते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 1 वर्ड बहुत पसंद करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 कंट्री 1 ग्रिड, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही 1 नेशन 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड। ये तो इस OSOWOG का फुल फॉर्म है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, कि सन एक है और प्लैनेट भी एक है, वर्ल्ड भी एक है, और उस वर्ल्ड में सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं पे तो है, तो क्या हम ग्रिड भी एक बना सकते हैं? सारा ग्लोबल कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम इंटरकनेक्ट कर देंगे और सन नेवर सेट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, सन नेवर सेट। अगर इंडिया में सनसेट हो गया है तो अमेरिका में सनराइज है, जापान में सनराइज है, तो दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सन है। अगर सन है तो सोलर एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी है तो क्या हम उसको हार्नेस कर सकते हैं? और ये बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जो इंडिया लीड कर रहा है और इसकी टेक्निकल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक से मिल रही है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से लिए गए हैं, सोलर मिशन में से,
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में से। आपका जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है उसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं, आपको क्वेश्चन बेस्ड तैयारी करनी है, टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। प्रिपरेशन वर्टिकल नहीं होनी है, हॉरिजॉन्टल होनी है, मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत टाइम आपका वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मिशन नहीं आता, ये तो सारे आते हैं, ये इसके अंदर नहीं आता। सोलर मिशन का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? दैट इज टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, ऑब्वियसली वही हम चाहते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल हैबिटेट। अगर आप देखोगे कि सस्टेनेबल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग्स। देखो स्मार्ट बिल्डिंग जो है वो कंसेप्ट है एनर्जी एफिशिएंसी के साथ, और ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट है वो आपका एसोसिएटेड है रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेसिंग के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी अगर यूज कर रहे हैं तो ग्रीन बिल्डिंग है, अगर आप एनर्जी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट बिल्डिंग है, सेंसर लगा रहे हैं तो स्मार्ट बिल्डिंग है। तो सस्टेनेबल हैबिटेट मींस आपने एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो है उसकी बात नहीं किया है, फाइनेंस जो है वो लिमिटेड है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेशनल कॉपरेशन कम है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने जो चैलेंज बताए हैं उसमें है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स भी यूज करने हैं। नेशनल सोलर मिशन का कौन सा की ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल के ऊपर तो हम नहीं डिपेंडेंस शो करेंगे। ग्रिड पैरिटी हमने अचीव करनी है 2030 तक। ग्रिड पैरिटी समझ लीजिए क्या होती है ग्रिड पैरिटी। ग्रिड पैरिटी का मतलब होता है कि 2030 तक जितनी सोलर एनर्जी होगी उतनी ही थर्मल पावर एनर्जी भी होगी ग्रिड के ऊपर। न्यूक्लियर पावर प्लांट नेशनल सोलर मिशन का पार्ट नहीं है। हम 100 गीगावाट अचीव करना चाहते हैं 2022 तक। इंडिया का कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। नेशनल सोलर जो प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो हम चाहते हैं। यस, वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी है। इंडिया और फ्रांस इसमें बेसिकली साथ में जुड़े हैं। और प्रेसिडेंट हॉलैंड हुआ करते थे फ्रांस के, और कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015 में। और उस टाइम पे 15 की पेरिस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हमने बात की थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर तुम देखोगे तो मेरे को तो लगता है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच की जो कंट्रीज हैं, ये इक्वेटर इंडिया से थोड़ा सा नीचे से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अफ्रीका के अंदर से तीनों लाइंस निकलती हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें से तीनों लाइंस निकलती हैं, वही कंट्रीज इसको ज्वाइन कर सकती हैं। कोलैबोरेशन, रिसर्च, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, इन सब में कोलैबोरेशन चाहिए। तो आईएसए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है भाई क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रमोट करके, एनर्जी एक्सेस रिमोट और अनरिजर्व्ड एरिया में अप्रोच करवा के। तो ये बेसिकली इस तरीके से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप समझे होंगे अभी तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है, आप हाफ एन आवर का वीडियो सुने, डॉक्यूमेंट को साथ में रखें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करें और ऐसे रिवाइज करते चले जाएं। गिव योर बेस्ट एंड आई एम वेरी श्योर आप इस एग्जाम को पास कर ले जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।